सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सेशन। तो हमारा चैप्टर चल रहा है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और इसमें हमने अभी तक बहुत सारे बिट्स डिस्कस कर लिए। जैसे सबसे पहले हमने इसमें डिस्कस किया था हीट एंड टेम्परेचर, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के यूनिट्स क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर उसके बाद हमने देखा था कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, केल्विन टू फारेनहाइट, और तीनों का इंटर कन्वर्जन भी देखा था हमने। ठीक है, फिर उसके बाद क्या देखा था हमने, उसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, राइट। अब उससे आगे बढ़ना है हमको, ठीक है। तो चलो बढ़ते आगे। फिर हमने एक इक्वेशन भी निकाले थे। वो इक्वेशन कौन सी थी, लीनियर एक्सपांशन की। और लीनियर एक्सपांशन से कौन सा निकाले थे, एरियल एक्सपांशन और वॉल्यूम एक्सपांशन। और ये एक्सपांशन क्यों हो रहा था, क्योंकि हम वो ऑब्जेक्ट को हीट कर रहे थे, गर्म कर रहे थे, राइट। 1D था तो लेंथ में चेंज आ रहा था, 2D था तो एरिया में आ रहा था, 3D था तो वॉल्यूम में आ रहा था। उसमें तीन कांस्टेंट जो आए थे वो कौन थे, अल्फा बीटा गामा थे। उनका फॉर्मूला रिलेशन सब हमने लिखा था, ठीक है। इसके बाद हमने एक फॉर्मूला निकाला था डेंसिटी के लिए भी। तो डेंसिटी के लिए क्या फॉर्मूला आया था, वॉल्यूम जैसे ही था, सिर्फ प्लस की जगह माइनस था, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं उससे आगे। तो अब हमारा ये पहला बिट है आज का, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है। अब एनोमलस का मतलब होता है अजीबो गरीब, मतलब जैसा नॉर्मल बिहेवियर रहता है वैसा नॉर्मल, एब नॉर्मल की जगह ये दूसरा वर्ड है एनोमलस, ठीक है। अब वाटर ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है तो वो भी देख लेते हैं। तो पहले उसका बिहेवियर क्या है फिर क्यों है, दोनों चीजें हमको देखना है। तो अब देखो मेटल्स के बारे में हमने बात की थी कि मेटल्स को अगर हीट करेंगे रॉड को तो उसकी लेंथ बढ़ेंगी, एक्सपांड होगा वो रॉड, और अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो लेंथ छोटी हो जाएंगी, वो कंप्रेस हो जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हमने पढ़ी थी। अब यही चीज पानी के साथ देखना है, और यही चीज आपने घर में भी शायद ऑब्जर्व की होंगी। तो नॉर्मली गर्मियों में क्या करते हैं, हम पानी भर के फ्रिज में रख देते हैं, फ्रीजर्स में रख देते हैं। तो अब मान लो आपने पूरा भर दिया पानी उसमें अप टू द रिम, और कैप लगा के रख दिया है फ्रीजर में, और मान लो वो एक दिन फ्रीजर में रह गया, तो आप ये देखेंगे कि उसके बाद बॉटल फूट जाएगी, बॉटल में साइड में क्रैक आ जाएगा। तो वो क्रैक क्यों आया, क्योंकि पानी जब इसमें लिक्विड जब आइस में कन्वर्ट हुआ तो क्या हुआ, उसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ गया। अगर करना है तो करके देख सकते हैं, लेकिन जो बॉटल खराब है उससे ट्राई करना, फुल पानी भर देना उसमें और उसको एक दिन के लिए फ्रीजर में रख देना, तो वो पानी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। लेकिन बॉटल का वॉल्यूम बढ़ेगा क्या, बॉटल का तो फिक्स वॉल्यूम है, इसीलिए वहां पे क्रैक्स आ जाते हैं, वो टूट जाती है बॉटल, ठीक है। तो ये रीजन है। अब यहाँ पे हमने फ्रीजर में रखे, मतलब हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं उसका, कम कर रहे हैं। अब लॉजिक क्या बोलता है मेटल्स के हिसाब से कि अगर टेम्परेचर कम किए तो उसका एरिया, लेंथ, वॉल्यूम भी कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक लिमिट के बाद वॉल्यूम बढ़ जा रहा है। तो ये है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है। कुछ लिमिट तक तो कम होगा, उसके बाद बढ़ जाएगा। वो लिमिट कितनी है, तो ये देखो यहां पर हमको इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो इसके ग्राफ देखना है। तो अब ये देखो इसका ग्राफ कैसा है, तो हम यहाँ एक एक्सिस पे लेंगे टेम्परेचर, और टेम्परेचर का यूनिट डिग्री सेल्सियस ले लेता हूं मैं, और दूसरी एक्सिस में हम लेने वाले इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो एक लिमिट तक तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करेंगे वॉल्यूम भी कम होगा, लेकिन जैसे वो आइस पॉइंट के आसपास पहुंचा तो वॉल्यूम क्या हो रहा है उसका, बढ़ जा रहा है। तो ये देखो जैसे जैसे टेम्परेचर कम कर रहे हैं वॉल्यूम कम हो रहा है, लेकिन एक मोमेंट के बाद ये टेम्परेचर कम हो रहा है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ये जो यहाँ पे टेम्परेचर है कि जिसमें वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया, या जो बॉर्डर है ये, तो ये बॉर्डर टेम्परेचर रहता है 4 डिग्री सेल्सियस। और ये 4 डिग्री सेल्सियस से पहले क्या नेचर बता रहा है, ये टेम्परेचर कम हो रहा है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये अब यहां पर देखते हैं, तो यहां पर ये तो क्लियर हो गया कि भाई एक टेम्परेचर तक इसका वॉल्यूम कम हो रहा है लेकिन उससे पहले बढ़ता जा रहा है। तो ये एब नॉर्मल बिहेवियर है, एनोमलस बिहेवियर है किसका, वाटर का, ठीक है। सिर्फ वाटर ही बताता है ये, तो अब मेटल्स तो नहीं बताते। अब देखो इसमें आगे, तो अब ये चीज होने की वजह से बाहर की कंट्रीज में जो कोल्ड कंट्रीज जिनको बोला जाता है, तो अब कोल्ड कंट्रीज मतलब ऐसे कंट्रीज जहां पे पूरे 12 मंथ सर्दी रहती है, उनके पास और कोई सीजन नहीं है। जैसे हमारे पास तीनों सीजन है, उनके पास तीनों सीजन नहीं है, उनके पास सिर्फ विंटर है। अगर उनके पास अगर सन निकल गया, कभी धूप निकल गई तो पूरे लोग बाहर आए, जो बोलते हैं संडे संडे, ये फैक्ट है। अगर ज्यादा धूप निकली तो बाहर आते धूप खाने के लिए। तो उन कंट्रीज में बिल्डिंग्स में हीटर्स लगाए जाते हैं,
ताकि वो बिल्डिंग में कुछ नॉर्मल टेम्परेचर रहे, ऐसा टेम्परेचर रहे जहां लोग आराम से काम कर सके। और वहां के जो पाइपलाइंस रहते हैं, जैसे हमारे नॉर्मली पाइपलाइंस या तो दीवार के अंदर रहते हैं या तो दीवार के बाहर की साइड रहते हैं। आप अगर घर में भी बनते हुए देखेंगे तो नॉर्मली बाहर ही रखते हैं पाइप्स, वहां बाहर रख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर इतना कम है कि वो पानी जम सकता है, और वो पानी जमा, पानी आइस बना, वॉल्यूम बढ़ेगा उसका, और पाइप का तो वॉल्यूम उतना ही रहेगा, तो वो पाइप फूट जाएगा। ठीक है, तो पाइप टूट गया तो पूरा फिर पाइपलाइन खत्म। तो इसलिए वो पाइपलाइन अंदर रखते और वहां पे हीटर्स लगाए हुए रहते ताकि वो आइस ना बने। ठीक है, तो ये रीजन है। प्लांट्स में भी ऐसे होता है। प्लांट्स में आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, जाइलम फ्लोएम नाम की कोई चीज होती है। तो जाइलम फ्लोएम से क्या होता है, फूड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट होता है पूरे उसके कोने कोने तक। ठीक है, अब उस कंडीशन में अगर मैं टेम्परेचर बहुत कम कर दूं, रूम टेम्परेचर, तो क्या होगा, अब जैसे हमारी नसें रहती है, आर्टरीज वेन्स रहते हैं, वैसे ही प्लांट्स में भी रहता है। अगर आप देखें तो अगर मैं एक लीफ बनाऊं यहां पर, तो आप देखेंगे कि ये ऐसे कुछ इसमें ये वेन्स के ऐसे रहते हैं कुछ तो, राइट। तो ये इसकी वेन्स है। अब ये वेन्स बहुत बारीक बारीक है, इसमें मान लो पानी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, टेम्परेचर इतना कम है कि पानी आइस में कन्वर्ट हो गया, तो ये वेन्स क्या होंगे, ये फिर से फट जाएंगे। ठीक है, और ये फट गए तो वो प्लांट पूरा का पूरा ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मर जाएगा। अब यहाँ पे इसका ये एक पत्ता है, अब ये पूरा का पूरा स्टेम जो है, अब मैं बोल रहा हूँ स्टेम ही बहुत पतला है, और अगर स्टेम बहुत पतला है इसी में यहाँ के वेन्स आर्टरीज में इसके यहाँ के जाइलम फ्लोएम में ऐसा हुआ तो ये ही फट जाएगा यहाँ पे, तो ये प्लांट पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ऐसा भी होता है इन केस में। इसलिए अगर वहां प्लांट उगाना है तो एक पूरा एक ग्रीन हाउस बनाया जाता है और उसमें हीट टेम्परेचर पूरा मेंटेन किया जाता है, वहां प्लांट्स आराम से ग्रो हो सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, ये तो एक एग्जांपल था। अब यहां पे ये मैंने ग्राफ किस किस का बनाया, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम। अब मैं सेम ग्राफ बनाना चाह रहा हूं लेकिन टेम्परेचर वर्सेस डेंसिटी का। अब डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम बोल रहे मास तो कांस्टेंट है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो दोनों का कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो ग्राफ भी कैसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये ऐसा ग्राफ है, देखो कैसे बन जाएगा, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे है आपका डेंसिटी और यहाँ पे है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। तो अब ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, और ये जो हाईएस्ट पॉइंट रहेगा ये इसका, तो ये कितना डिग्री पे रहेगा, 4 डिग्री सेल्सियस। इसका क्या मतलब है, इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि एट विच टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी मैक्सिमम है और वॉल्यूम मिनिमम है। ठीक है, इसके आगे भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसके पीछे भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसके आगे डेंसिटी कम हो रही है, इसके पीछे भी डेंसिटी कम हो रही है। और वाटर की डेंसिटी होती कितनी है, 1000 यूनिट केजी पर मीटर क्यूब। अगर ग्राम पर सीसी में ले रहे तो 1 है आंसर। वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सीसी। सीसी क्या है, ये सेंटीमीटर क्यूब, और ये वही सीसी है जो गाड़ी के सीसी में बात की जाती है। ठीक है, 120 सीसी, 220 सीसी जो होते हैं पल्सर 220। तो 220 क्या है, तो ये 220 सीसी है। तो वो सीसी होता क्या एक्चुअल में, किसका यूनिट है ये सीसी, ये वॉल्यूम का यूनिट। अब मेरे को बोलो, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन द एनोमिनस बिहेवियर ऑफ वाटर व्हाट इज द बाउंड्री टेम्परेचर, और आपको ऑप्शन में केल्विन में दिया है, तो बताओ क्या आंसर आएगा। 277 केल्विन। क्यों, क्योंकि आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो बस प्लस 273 कर देना है। तो 273 प्लस 4 277 केल्विन, ये आपका आंसर आ जाएगा। और फ़ारेनहाइट में बोला तो भी आप निकाल सकते हैं आंसर। ठीक है, कैसे, 9/5 ब्रैकेट क्या 5/9, 5/9 और ब्रैकेट में f माइनस 32 और ये थीटा की वैल्यू रख देना है 4, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बस इतना ही ट्विस्ट हो सकता है, इसमें से ज्यादा ट्विस्ट नहीं पूछ सकता हो। तो चलो बढ़ते हैं आगे। थर्मल स्ट्रेस ऑन अ रॉड केप्ट बिटवीन 2 रिजिड सपोर्ट। अब इसका मीनिंग क्या है देख लो। अब मान लो यहाँ पे एक हमने रिजिड सपोर्ट रखा है, दीवार रख दिए, और यहाँ पे एक दीवार रख दिए, और ये दोनों के बीच में हमने क्या किया है, एक रॉड रख दिया है, और वो रॉड को कुछ ऐसे रख दिया है। अब ये रॉड कुछ ऐसा है, अब हम इसको कर रहे हैं हीट। अब इसको हम कुछ ऐसे हीट कर रहे हैं यहाँ पे,
ठीक है, अब इसको ऐसे हीट कर रहे हैं तो ये क्या होना चाहेगा रॉड, ये एक्सपांड होना चाहेगा, लेकिन क्या ये एक्सपांड हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि दीवार उस पे अपोजिट फोर्स लगाएंगे, दीवार रोक लेगा उसको, तो उसपे पड़ेगा स्ट्रेस, और स्ट्रेस आप पे पड़ा हुआ है। स्ट्रेस का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और इसमें एक और चीज आती थी यंग्स मॉड्यूलस, उसका क्या फॉर्मूला था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो अब वहीं से फॉर्मूला आने वाला है। अब ये रॉड पे स्ट्रेस पड़ रहा है किसकी वजह से, इसको हम हीट दे रहे हैं उसकी वजह से, तो इसीलिए इसको क्या नाम है, थर्मल स्ट्रेस। अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे आएगा, बहुत छोटा सा बहुत इजी फॉर्मूला है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला लिख लेता हूं। तो यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला बोलो बेसिक, F अपॉन ए, और स्ट्रेन का फॉर्मूला डेल्टा L बाय L। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चल जाता है। अब लेकिन मैं एक काम करूंगा, इसको यहां भेज दूंगा, मैं y को नीचे लेके आ जाऊंगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा L बाय L इज इक्वल टू F अपॉन डेल्टा L बाय L। डेल्टा L का हमारे पास कुछ फॉर्मूला है क्या, क्या फॉर्मूला है, L अल्फा डेल्टा T, तो यहां मैं लिख लूंगा डेल्टा L इज इक्वल टू L अल्फा, तो ये L को नीचे लेके आ जाओ, डेल्टा L बाय L इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा T, यहां रख दो, तो ये हो जाएगा अल्फा डेल्टा T इज इक्वल टू F अपॉन ए वाई को यहां भेज दो, ये हो जाएगा ए वाई अल्फा डेल्टा T इज इक्वल टू F। तो यहां पर ये फोर्स का फॉर्मूला मिल गया। अब हमको फोर्स नहीं पूछा है, स्ट्रेस पूछा है, तो क्या करेंगे, तो यहां पे स्ट्रेस रख देंगे, सिर्फ यहां पे y इंटू स्ट्रेन कर देंगे, और स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, अल्फा डेल्टा T, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आएगा, स्ट्रेस का फॉर्मूला आएगा y इंटू स्ट्रेन, और स्ट्रेन कितना आया, अल्फा डेल्टा T, तो यहां फॉर्मूला आएगा y अल्फा डेल्टा T। तो हमको यहां पे दो फॉर्मूले मिल गए, एक वो रॉड पे कितना फोर्स आ रहा है, और दूसरा वो रॉड पे कितना स्ट्रेस आ रहा है। ठीक है, और यहां पे हम फॉर्मूला को थोड़ा कन्वर्ट भी कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करके, ये वाला। तो मैं स्ट्रेन की जगह क्या पुट कर सकता हूं, स्ट्रेन इधर आ गया, y इधर आ जाएगा, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन y, या फिर स्ट्रेस की जगह क्या पुट कर सकते हैं, y इंटू स्ट्रेन, तो ऐसा भी थोड़ा इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है। ठीक है, तो लिख लो यहां तक, ये था हमारा थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला आ गया हुआ है। अब बढ़ेंगे हम यहां से आगे। अब देखो इसका क्वेश्चन है कुछ ऐसा, तो अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखना है कैसा है। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया है, टू रॉड्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, अगर मटेरियल अलग अलग है तो उनका क्या चीज अलग अलग होगी, डेंसिटी, उनकी डेंसिटी अलग अलग होंगी, और यंग्स मॉडुलस तो दिया ही है, तो क्या बोला है, लेंथ कैसी है, सेम है, हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन अल्फा 1 अल्फा 2 एंड यंग्स मॉड्यूली y1 y2 रिस्पेक्टिवली आर फिक्स्ड बिटवीन टू रिजिड मैसिव वॉल्स। मतलब ये ऐसे ही, अब एक रॉड की जगह हमारे पास कितने रॉड्स है, दो रॉड्स है, तो उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, और क्या बोला है, these rods are heated such that they undergo same increase in temperature। इसका मीनिंग क्या है, दोनों का टेम्परेचर चेंज सेम है, मतलब डेल्टा T1 इज इक्वल टू डेल्टा T2, ऐसा कुछ है। और क्या गिवन है, देयर इज नो बेंडिंग, जैसे हमने इससे पहले के केस में देखा था कि रॉड बेंड हो रहे थे, यहाँ पे रॉड बेंड नहीं हो रहे क्योंकि इस पे थर्मल स्ट्रेस पड़ रहा है। ठीक है, तो बेंडिंग नहीं हो रहा है। अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 ये ऐसा दिया है, अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 कितना दिया है, 2/3। तो हमको क्या निकालना है, थर्मल स्ट्रेस का, या फिर y1 अपॉन y2 कितना, तो बस फॉर्मूला है हमारे पास। तो देखते हैं y1 अपॉन y2, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस 1 अपॉन स्ट्रेन 1 अपॉन स्ट्रेस 2 अपॉन स्ट्रेन 2। थर्मल स्ट्रेस, चलो ये तो डायरेक्ट ही दिया है, डायरेक्ट स्ट्रेस को हम कैंसिल कर सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि क्या बोला है, थर्मल स्ट्रेस आर इक्वल, तो डायरेक्ट ये स्ट्रेस को उड़ा दो, तो आपका बचेगा कैसा आंसर, डायरेक्ट स्ट्रेस को उड़ा दिए तो बस क्या बचेगा, यहां पर लिख लेंगे स्ट्रेन 1 स्ट्रेन 2, तो आपका आंसर बचेगा स्ट्रेन 2 अपॉन स्ट्रेन 1। अब स्ट्रेन 2 का फॉर्मूला क्या है, अल्फा 2 डेल्टा T2, और स्ट्रेन 1 का फॉर्मूला, तो ये दोनों गए, तो बचा क्या, अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1। अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1 का आंसर 3/2, तो हो गया आपका आंसर। तो यहाँ क्या आंसर है, 3:2, ऑप्शन सी। ठीक है, तो बस क्वेश्चन में देखना है क्या क्या सेम है, वो डायरेक्ट उड़ाते आना है, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली
आ जाएगा। क्वेश्चन ट्राई करना है हमको। तो अब देखो ये क्वेश्चन में क्या दिया है, अब रॉड कैसी यहाँ पे यूनिफॉर्म कॉपर रॉड है, उसका लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर है और उसका डायमीटर कितना है 3 मिलीमीटर और उसको कहाँ रखा है फ्रिक्शन लेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, मतलब बस एक टेबल पे ऐसे रॉड रख दिया है, ठीक है। और उसके बारे में सब ये दिया है कि टेम्परेचर 20 डिग्री है, कोएफिशिएंट लीनियर एक्सपांशन ये है, यंग मॉडुलस ये है, कॉपर रॉड को 100 डिग्री पे हीट कर दिए तो उसमें टेंशन या उसमें स्ट्रेस कितना आएगा। आपके पास रॉड कहां पे है, रॉड टेबल के ऊपर बस रखा हुआ है ऐसे, तो इसमें कोई स्ट्रेस आएगा क्या, इसमें कोई भी स्ट्रेस नहीं आने वाला है, तो इसमें ऑप्शन डी आंसर 0। स्ट्रेस कब आता है, जब वो रॉड दोनों दीवार के बीच में रखा हुआ है, अगर दीवार ही नहीं है तो स्ट्रेस ही नहीं आएगा, तो पूरा आंसर कितना हो जाएगा। तो ये ट्रिक क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये देखो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ रॉड। अब ये पोटेंशियल एनर्जी क्यों स्टोर हो रही है, कैसे स्टोर हो रही है ये देख लो। तो यहाँ पे फिर से वही चीज हम बोलेंगे कि दो दीवार है यहाँ पे, ऐसे मैं दीवार बना लेता हूं, ये एक दीवार इधर और ये एक दीवार इधर, ठीक है। और ये दीवार के बीच में हमने रॉड रख लिया एक ऐसे कुछ, तो ये जो रॉड रख लिया है अब इसको हीट कर रहे हैं, तो ये एक्सपांड हो सकता है क्या, नहीं, तो इस पे कुछ स्ट्रेस पड़ रहा है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस पड़ रहा है उसके वजह से ये रॉड के अंदर कुछ एनर्जी स्टोर होती चली जा रही है, और वो जो स्टोर होती है एनर्जी उसको क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होंगी ये उसी रिलेशन में होंगी जो आपने फिर से यंग्स मॉड्यूलस के टाइम पढ़े होंगे। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इसको डिनोट करते हैं यू से, और उसका फॉर्मूला आता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूला उसी चैप्टर से आ रहा है, कौन से चैप्टर से, इलास्टिसिटी चैप्टर से। उस चैप्टर में ऐसा कुछ दिया हुआ था, ठीक है। तो यहां पे ऐसा कुछ फॉर्मूला आ गया। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला है, हम स्ट्रेन के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो या तो मैं यहां पे दो तरह से लिख सकता हूं, तो मैं या तो इसको लिख लूंगा स्ट्रेस इज इक्वल टू y इंटू स्ट्रेन, या फिर मैं दूसरे फॉर्म में लिखूंगा स्ट्रेन इज इक्वल टू y अपॉन स्ट्रेस। तो इसका मैं दोनों भी एक एक बार रख दूंगा इसमें, तो दो नए फॉर्मूले बन जाएंगे। अब इसमें मैं जानबूझ के ऐसा फॉर्मूला रखूंगा जिसमें स्ट्रेन आए, क्यों, क्योंकि स्ट्रेन का फॉर्मूला हमको पता है डेल्टा एल बाय एल, उसका क्या फॉर्मूला है अल्फा डेल्टा टी, तो वो हम यहां पे रख सकते हैं। स्ट्रेन स्ट्रेस अपॉन वाई हो जाएगा क्या, स्ट्रेन स्ट्रेस अपॉन वाई बराबर है। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या आने वाला है स्ट्रेस अपॉन वाई। तो हम ये बहुत कम जगह पुट करेंगे जहां स्ट्रेस निकालना है, बेसिकली हम ये पुट कर देंगे, दोनों भी पुट कर सकते हैं, दोनों के अलग अलग फॉर्मूले आ जाएंगे। तो इसका देखते हैं क्या फॉर्मूला आएगा। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला आएगा इसमें, तो यहां पे इसका फॉर्मूला आएगा कुछ ऐसे। किसका फॉर्मूला निकाल रहे हैं हम निकाल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी का। क्या आएगा, हाफ इंटू स्ट्रेस की जगह y इंटू स्ट्रेन, तो यहां पे आएगा हाफ इंटू स्ट्रेस की जगह क्या लिखेंगे y इंटू स्ट्रेन, और क्या बचा है बाकी का, यहाँ पे बचा है आपका स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम v, तो यहाँ पे बचेगा स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम v। तो क्या आंसर आएगा हाफ y स्ट्रेन स्क्वायर इंटू v। अब स्ट्रेन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर इंटू v। अब ये v को वहां नीचे भेज दूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको ऐसा पढ़ा जाता है और क्वेश्चन में भी ऐसे ही पूछ लेगा फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या आंसर आएगा हाफ y अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। किसका फॉर्मूला ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला है, और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी पूछा तो ऐसे निकालेंगे। और इसमें जो स्ट्रेस का फॉर्मूला बनने वाला है वो आपको निकालना है। उसमें क्या करना है, उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे स्ट्रेन की जगह लिखना है स्ट्रेस अपॉन वाई, तो आपका आंसर आ जाएगा उसमें, ठीक है। चलो लिख लो यहां तक जल्दी से, फास्ट थोड़ा सा। चलो तो
अब नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसका नाम है स्टील स्केल प्रॉब्लम। अब यहाँ पे क्या होने वाला था, इसका हमने एक हिंट के तौर पे एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, अब उसी को एक्सटेंड करके उसका एक फॉर्मूला बनाना है। तो ध्यान से देख लो, इसके फॉर्मूले में, इसके प्रॉब्लम्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए ध्यान से देखो अब क्या होने वाला है। तो यहां पे मान लो एक स्केल है मेरे पास, और ये स्केल है मान लो कुछ 100 सेंटीमीटर की, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। अभी मान लो टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये रूम टेम्परेचर है। अब इस पे ये स्केल है। अब अगर मैं यहाँ पर स्टील स्केल है, ये मेटल स्केल है, अब यहाँ पे मैं टेम्परेचर बढ़ा के 37 डिग्री कर दूं तो ये स्केल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये स्केल का लेंथ थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसका डायग्राम बना लेता हूं फिर से। तो इसका लेंथ लेकिन थोड़ा सा बढ़ने वाला है। तो अब देखो इसका लेंथ बढ़ाते हैं हम, अलग से बना लेंगे इसको यहाँ। चलो इसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ के बना लेंगे, लेकिन क्या इस पे जो रीडिंग्स लिखे हुए वो चेंज होने वाले हैं? वो तो चेंज नहीं होने वाले। तो यहाँ पर 0 ही रहेगा, यहाँ पे 100 रहने वाला है, और यहाँ पे भी 0 रहेगा और यहाँ पे 100 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? ये स्केल क्या हो गई, एक्सपांड हो गई। हाँ इधर, तो अब यहाँ पे ये स्केल एक्सपांड हो गई। तो अब देखो इसमें मान लो जो रीडिंग 80 यहां आ रही थी, अब ये रीडिंग 80 यहां आएंगी क्या? नहीं, आगे आएंगे पीछे आएंगी? तो ये रीडिंग आगे बढ़ जाएंगी 80। तो अगर अब मैं इस स्केल में 80 लेंथ गिन रहा हूं, मतलब वो एक्चुअल में 80 है क्या? तो वो 80 से ज्यादा है कि 80 से कम है? 80 से ज्यादा है। वो कितना ज्यादा? तो जितना ये रॉड एक्सटेंड हुआ होगा आगे उतना ज्यादा। तो मैं ये लेंथ को क्या नाम दे सकता हूं, जितना ये दोनों में चेंज है, तो इसको मैं बोलूंगा चेंज इन लेंथ। ये रॉड को हीट किए या रूम टेम्परेचर इतना बढ़ गया, गर्मी का सीजन आ गया, तो ये रॉड थोड़ा सा एक्सपांड हो गया, तो ये लेंथ में क्या हुआ, चेंज आया कुछ। तो चेंज इन लेंथ को क्या सिंबल है हमारे पास, डेल्टा एल। तो मैं बोलूंगा ये लेंथ में थोड़ा सा चेंज आ गया। और जो एक्चुअल रीडिंग है, ट्रू रीडिंग है, अब मान लो मेरे को एक रॉड का लेंथ निकालना है, वो रॉड का लेंथ इतना आ रहा है, वो रॉड का लेंथ इतना आ रहा है। अब ये जो रॉड का लेंथ आ रहा है ये इस स्केल के हिसाब से कितना है, 80 है, और डेल्टा एल वैल्यू कितनी है वो भी लिख लेता हूं मैं। तो डेल्टा एल किधर है, ये है डेल्टा एल, ये यहां से यहां तक का डिफरेंस, ये डेल्टा एल है, ठीक है। तो यहां पे अब ये जो पार्ट था 80 डिग्री जो यहां था, या 80 सेंटीमीटर, वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया। कितना आगे बढ़ा, जितना स्केल एक्सपांड हुआ। अब मेरे को बताओ, मेरे को एक्चुअल रीडिंग चाहिए इसका, मेरे को चाहिए एक्चुअल रीडिंग। अब वो कैसा आएगा, तो ये आएगा, यहां तो 80 लिखेंगे और 80 में ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू यहां पे 80 बता रहा है वो एक्चुअल स्केल में 80 से ज्यादा है, तो इसमें ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा, जितना लेंथ में चेंज आया, कितना चेंज आया, डेल्टा एल चेंज आया। तो ये इसका फॉर्मूला बनने वाला है। और डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या आने वाला है, डेल्टा एल का फॉर्मूला है एल अल्फा डेल्टा टी। ये हमने लिखा है फॉर्मूला, क्या सिर्फ अल्फा डेल्टा टी है? नहीं, एल अल्फा डेल्टा टी है, राइट। तो ये फॉर्मूला हम यहां पे रख देंगे, तो हमारा एक्चुअल रीडिंग का आंसर आ जाएगा। अब इसी में मैं उल्टा केस करता हूं। अब मैं उल्टा केस लेता हूं, रूम टेम्परेचर तो है 27 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अब मैं ऐसी जगह चले गया जहां पे रूम टेम्परेचर ही है 5 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा, ये स्केल थोड़ी सी सिकुड़ जाएंगी, इसका लेंथ कम हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन क्या फिर से इसके रीडिंग्स में डिफरेंस आएगा? जहां 0 लिखा है वहां 0 ही रहेगा, जहां 100 लिखा था वहां 100 ही रहेगा। तो अब देखो क्या होने वाला है, अब ये जो स्केल थी हमारी 100 सेंटीमीटर की, यहां पे था 0 और यहां पे था 100। अब क्या होगा, ये स्केल थोड़ी सी छोटी हो जाएंगी, लेकिन जो लिखा हुआ है तो यहाँ 0 ही रहेगा और यहाँ पे 100 ही रहेगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब मेरे को ये टेम्परेचर पे 5 डिग्री सेल्सियस पे मेरे को एक रॉड का मेजरमेंट लेना है, और वो रॉड का लेंथ आने वाला है कुछ इतना, ठीक है। अब ये रॉड का लेंथ कुछ इतना आने वाला है, ये रॉड का मेरे को लेंथ मेजर करना है। तो अभी ये स्केल से कितना आ रहा है,
ये स्केल से तो 100 आ रहा है, लेकिन क्या एक्चुअल में इसका लेंथ 100 है? 100 से ज्यादा है कि कम है? 100 से कम है। मतलब अगर मैं ये 100 लिखूं, इसमें मेरे को कुछ माइनस करना पड़ेगा कि प्लस करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, जो एक्चुअल रीडिंग आएंगी। तो इसमें ये इसको क्या बोलूंगा मैं, इतनी लेंथ को डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ। तो यहां पे एक्चुअल रीडिंग का फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा, यहां जो भी रीडिंग आई उस टेम्परेचर पे, इस यहां पे टेम्परेचर कौन सा है? 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे आएगा लेंथ एट 5 डिग्री सेल्सियस माइनस डेल्टा एल, इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, ठीक है? तो उसकी एक्चुअल रीडिंग मिलेगी। ठीक है, यहां तक कुछ डाउट है? ये समझने में बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि सर छोटी हो रही है तो बढ़ाना चाहिए, बड़ी हो रही है तो छोटा करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, रीडिंग पे देखना है। कि हमने कितना बोले 18 आगे बढ़ा, तो यहां पे आएगा 80 का 98, ठीक है? तो यहां पे अब इसका एक्चुअल लेंथ हम कितना बोलेंगे? 80 प्लस 18, जितना एक्सपांड हुआ। और कितना एक्सपांड हुआ, चेंज इन लेंथ कितना है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा एल। तो यहां पे हम बोलेंगे जितना भी ओरिजिनल लेंथ यहां पे जितना भी बताया था इसने, इसको और एक चीज बोला जाता है ऑब्जर्व रीडिंग। ऑब्जर्व रीडिंग मतलब जितना दिखा था, जितना ऑब्जर्व किया था हमने, तो ऑब्जर्व रीडिंग में हमने क्या किए? प्लस डेल्टा एल कर दी, क्योंकि यहां पे ऐड करना पड़ा था। और यहां पे उसका उल्टा केस, यहां पे टेम्परेचर कम हुआ, लेंथ कम हो गई, तो यहां पे ऐड करना पड़ा था, यहां पे क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखो, इसको और एक चीज और एक तरह से इसी फॉर्मूला को लिखा जाता है, और उसको ऐसा लिखा जाता है आर टी इज इक्वल टू आर ओ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब ये आर टी क्या है? तो ये आर टी है ट्रू रीडिंग, और ये आर ओ क्या है? ऑब्जर्व रीडिंग। और डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर फाइनल माइनस, और फाइनल माइनस इनिशियल में भी कैसा? जो टेम्परेचर पे आप गिन रहे हो वो फाइनल है। मतलब यहां पे लिखेंगे टेम्परेचर टू बी काउंटेड, या फिर टेम्परेचर एट विच, और विच को ऐसा शॉर्टकट लिखते हैं, ये विच है। तो टेम्परेचर एट विच द लेंथ इज टू बी काउंटेड, और माइनस लिख के टी क्या लिखना है? अब जहां पे इनिशियल लेंथ है, या फिर जहां पे ट्रू लेंथ है, जहां पे ट्रू लेंथ है, और इसी को बोला जाता है। अब मान लो मैंने ऐसी स्केल बनाया जो 50 डिग्री पे चलेंगी बराबर, कम टेम्परेचर है तो कंप्रेस हो जाएंगी, ज्यादा टेम्परेचर है तो एक्सपांड हो जाएंगी। तो मैंने ऐसी स्केल बनाया जो कितने टेम्परेचर पे चलने वाली है? 50 डिग्री सेल्सियस पे। तो उसको ऐसा बोला जाता है, तो उसको कैसे बोला जाता है कि दिस स्केल इज कैलिब्रेटेड। क्या वर्ड यूज किया जाता है? कैलिब्रेटेड। ये ऐसा वर्ड यूज किया जाता है। कैलिब्रेटेड मतलब हर इंस्ट्रूमेंट को हम कैलिब्रेट कर सकते हैं उसके कंडीशन के हिसाब से, ठीक है? अब यहां पे हम बोलेंगे कि दैट स्केल वाज कैलिब्रेटेड एट 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब वो 50 डिग्री सेल्सियस के बराबर मेजरमेंट करेंगे, उससे कम पे भी नहीं, उससे ज्यादा पे भी नहीं। तो आगे क्वेश्चन कुछ ऐसे ही पूछने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इसके फॉर्मूले पे। तो अब देखो, क्वेश्चन है आपका कुछ ऐसा। अब हमको क्या दिया हुआ है? तो एक स्टील टेप है जिसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर, और इज करेक्टली कैलिब्रेटेड फॉर अ टेम्परेचर ऑफ, अब 27 पे नहीं है कैलिब्रेटेड, अब किस पे? 20 डिग्री पे। मतलब इसकी सही रीडिंग कितने टेम्परेचर पे आएंगी? 20 डिग्री पे। द लेंथ ऑफ अ रॉड इज मेजर्ड बाय दिस टेप, और उसका टेम्परेचर कितना है रॉड का? 63 टेम्परेचर। कब? ऑन अ हॉट डे, मतलब टेम्परेचर ऑलरेडी ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 70 है। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्टील रॉड ऑन दैट डे? मतलब जो दिन 70 डिग्री टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर हो गया था, उस दिन वो रॉड की एक्चुअल लेंथ कितनी है? और क्या गिवन है? व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ स्टील रॉड ऑन द डे, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन इतना है। और ये है आपका स्टील के लिए। तो ये स्टील का ही एग्जांपल आता है मैक्सिमम जगह, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये तीन ही एग्जांपल मैक्सिमम जगह आते हैं। और भी आते हैं लेकिन बहुत कम, लेकिन नॉर्मली स्टील का ही पूछता है। तो लगाओ फॉर्मूला और देखो क्या आंसर आता है। सेम वही फॉर्मूला लगाना है जो आपने लिखा, कुछ भी नया नहीं है। आपको क्या निकालना है? ट्रू लेंथ निकालना है, क्या लेंथ एट दैट टेम्परेचर निकालना है? ट्रू लेंथ निकालना है। यहाँ पे ये ऑब्जर्व लेंथ कितना दिया है? 63। तो इसको मैं लिख लेता हूं ऑब्जर्व लेंथ 63 सेंटीमीटर। और क्या दिया है?
ये टेम्परेचर पहले 20 था और बाद में कितना हो गया, चेंज होके 70 हो गया। तो चेंज कितना आया, 50 का चेंज आता है। यहां लिख लेंगे डेल्टा टी कितना है, 50। हाँ ठीक है, चलेगा। तो अब यहाँ पे और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन दिया, ये अल्फा कितना दिया है, 1.2 इंटू 10⁻⁻5। इसको अगर मैं 12 लिख लू तो -6 हो जाएंगे। ठीक है, ये वैल्यू यूज करो, आंसर आ जाएंगे। सेल्सियस में ही है वो, केल्विन में है क्या, कहाँ है केल्विन में? हाँ नहीं, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट उसको पुट कर दे रहे हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो यूनिट कैंसिल होने वाला है। अब देखो मैं ये सेकंड वाले फॉर्मूले में रख देता हूं इसको। तो सेकंड वाला फॉर्मूला क्या है, आर टी इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो आर टी तो निकालना है हमको, ट्रू रीडिंग। ऑब्जर्व रीडिंग कितना है, 63 सेंटीमीटर, तो आंसर भी सेंटीमीटर में आने वाला है। ठीक है, 1 प्लस अल्फा कितना है, 12 इंटू 10⁻⁻6 और डेल्टा टी कितना है, 50। तो निकालो इसका आंसर, 3.8 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, चलो देखते क्या आएगा आंसर। तो पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1 प्लस 12 इंटू 50 600। इसको मैं 6 इंटू 10⁻² लिख लू, 10⁻², 10⁻⁻6, 10⁻⁻4। तो ये आएगा 63, 1 प्लस 6 इंटू 10⁻⁻4। अब ये बात ध्यान रखना, ये 1 प्लस 6 7 नहीं कर देना, 7 कर देंगे आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे दो चीज कर सकते, इसको पॉइंट में कन्वर्ट करो, ऐड करके आंसर निकालो, उससे कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आएगा आंसर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसका इजी तरीका कुछ ऐसा है, यहां पे क्या करो, ये 63 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो अब क्या आंसर आएगा, देखो यहां पे आंसर आएगा आर टी इज इक्वल टू 63 इंटू 1 63 प्लस 63 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻4। अब इसको करो मल्टीप्लाई, नहीं आप मेरे को भरोसा नहीं है, 3 6 18 कैरी 1 6 36 और 37। अब इसको 10⁻⁻4 लगाए तो क्या आंसर आएगा, 63 प्लस 0.0378। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 63.0378 सेंटीमीटर। ऐसे कुछ इसका आंसर आने वाला है। तो देखो टेम्परेचर बढ़ा था तो ये लेंथ भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये रीजन है इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है। अब ये क्वेश्चन देखो, मैं रीड करके बता देता हूं, समझा भी देता हूं तो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। तो यहां पे दिया है अ स्टील टेप इज कैलिब्रेटेड एट 20 डिग्री सेल्सियस ऑन अ कोल्ड डे। और कितना कोल्ड डे है, -15 डिग्री सेल्सियस है रूम टेम्परेचर। और वहां पे परसेंटेज एरर कितना है, -x/1000। परसेंटेज एरर मतलब क्या, कितनी वैल्यू, डेल्टा एल बाय एल इंटू 100। ये वैल्यू कितनी दिया है, -x/1000। फाइंड x। तो डेल्टा एल बाय एल की जगह क्या रख देंगे हम, अल्फा डेल्टा टी रख देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। देखो ट्राई करके, डेल्टा एल बाय एल की जगह क्या रख सकते हैं हम, अल्फा डेल्टा टी। तो हमको अल्फा भी मालूम है, डेल्टा टी भी मालूम है। डेल्टा टी क्या लिखेंगे, फाइनल टेम्परेचर कितना है जिसपे हम गिन रहे हैं, -15 और इनिशियल कितना है, +20। तो रख दो वैल्यूज, हो गया आंसर। डेल्टा एल बाय एल की जगह मैं क्या रखूंगा, अल्फा डेल्टा टी इंटू 100 इज इक्वल टू -x/1000। 1000 को इधर भेज दो। अल्फा की वैल्यू है क्या, है 12 इंटू 10⁻⁻6। अब मेरे को बताओ डेल्टा टी कितना है, -15 -20, फाइनल माइनस इनिशियल। और ये टेम्परेचर मैंने बताया आपको कैसा लेना है। तो ये टेम्परेचर कैसा लेना है, ऐसा लेना है, कहां गया हो, ये टेम्परेचर लेना है जितने पे काउंट कर रहे माइनस उसकी आइडियल वैल्यू कैलिब्रेटेड वैल्यू। इसको आप यहां ट्रू लेंथ की जगह ऐसा लिख सकते हैं, कैलिब्रेटेड लेंथ। ठीक है, तो ऐसा हमेशा टेम्परेचर चेंज ऐसे ही रखना है अगर आप रख रहे हैं तो चलो आ जाते हैं आगे हम। तो यहाँ पे हाँ, अब देखो आंसर क्या आएगा, क्या क्या निकालना है, क्या क्या फाइंड करना है। तो इसमें सबसे पहले निकालना है
स्ट्रेन, उससे पहले निकालना है फोर्स। कैलकुलेट द फोर्स विच मस्ट बी एक्सर्टेड टू प्रिवेंट फ्रॉम एक्सपांडिंग। प्रिवेंट फ्रॉम एक्सपांडिंग मतलब ये रॉड है, ये एक्सपांड हो रहा है, तो इसको यहां से कितना फोर्स लगेगा ताकि ये एक्सपांड ना हो। तो ये फोर्स का फॉर्मूला हमने निकाले क्या? बिल्कुल निकाले हमने। और यहां पर इसके बाद क्या निकालना है? स्ट्रेन। स्ट्रेन का फॉर्मूला भी हमने निकाले, वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन वाला जो निकाले थे पूरा फॉर्मूला वहां पे है। और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला निकाले हमने, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। तो उससे आपको ये पूरा आंसर निकालना है। तो मैं इसके सिर्फ फॉर्मूले लिख के दे देता हूं, कैलकुलेशन आप लोग करो ट्राई, ठीक है। तो सबसे पहले किसका आंसर होना है? फोर्स का। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखे थे हमने? ए वाई अल्फा डेल्टा टी। इसमें ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो हमको यहां पे दिया है 5 मिलीमीटर स्क्वायर। अब कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसा यूनिट में, तो मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करें तो क्या आंसर आएगा? 10⁻⁶ मिलीमीटर स्क्वायर है। सिर्फ मिलीमीटर को मीटर में करते तो -3 आता, स्क्वायर कर लेंगे तो -6 आएगा। वाई, वाई तो दिया है एज इट इज, यंग्स मॉड्यूलस। फिर इसके बाद अल्फा, अल्फा भी दिया है एज इट इज। और डेल्टा टी कितना है? 25। तो बस ये वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्या निकालना है? स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब क्या? स्ट्रेन मतलब डेल्टा एल बाय एल निकालना है। क्या इसका भी फॉर्मूला है हमारे पास? बिल्कुल है। क्या फॉर्मूला है इसका? अल्फा डेल्टा टी, वो तो एक है। और फोर्स के फॉर्म में भी हमने निकाले, उससे भी आंसर आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा, ठीक है। तो वो फॉर्मूला है। इसके बाद ये निकालना है, क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी यू। यू का क्या फॉर्मूला लिखे थे हमने? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। अब इसमें मैं स्ट्रेस की जगह फिर से वही लिख दूंगा, यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूला निकाल के, तो यहां पे उससे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या आएगा? पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या आएगा? इसका यूनिट आने वाला है जूल्स। स्ट्रेन का यूनिट, स्ट्रेन को कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट। और फोर्स का यूनिट क्या आने वाला है? न्यूटन, ठीक है। ऐसे इसके कुछ यूनिट्स आने वाले, क्लियर है यहां तक? तो ये आपको होमवर्क में करना है, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट बचा हुआ है, सब वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है। तो चलो बढ़ते आगे, लिख लेंगे यहां तक। फॉर्मूले ऑलरेडी लिखे हुए हमने सबके सब, ठीक है। तो चलो बढ़ते आगे। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, पेंडुलम क्लॉक प्रॉब्लम। अब इसमें सिर्फ क्लॉक प्रॉब्लम नहीं बोला, क्यों? क्योंकि यहां पे ऐसी घड़ी हमको लेना है जिसमें पेंडुलम है। तो जो पेंडुलम होता है ऐसा, जो वॉल क्लॉक बोलते हैं, बड़े वाले घड़ी रहते हैं, उसमें होता है ये पेंडुलम। तो ये पेंडुलम क्या बताता है? इसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड। तो मतलब ये एक ऑसिलेशन जब पूरा करेगा तो घड़ी में 1 सेकेंड आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब हमको यहां पे देगा कि ये जो पेंडुलम है वो स्टील वायर का बना हुआ है। वो किसका बना हुआ है? स्टील वायर का। और स्टील वायर के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर इसमें टेम्परेचर बढ़ता है तो ये वायर की लेंथ बढ़ेगी। और आपने टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम पढ़ा हुआ है, क्या है वो? T = 2π√L/G। अब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, स्टील वायर की लेंथ बढ़ गई, लेंथ यहां पे बढ़ गई, तो टाइम पीरियड क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लेंथ बढ़ गई तो टाइम पीरियड भी। टाइम पीरियड बढ़ने का क्या मतलब है? टाइम पीरियड बढ़ने का क्या मतलब है? उसकी ऑसिलेशन की स्पीड कम होंगी कि ज्यादा होंगी? स्पीड कम होंगी। अब मान लो यहां से वहां जाने तक तो मेरे को लग रहा है, मान लो 2 सेकेंड, अब मैं 2 सेकेंड में नहीं, मैं 5 सेकेंड में जा रहा हूं, तो मेरी स्पीड क्या हो गई? टाइम बढ़ गया तो स्पीड कम हो गई। अब अगर ऐसा घड़ी के साथ हुआ, अगर घड़ी स्लो हो गई तो घड़ी पीछे होंगी कि घड़ी आगे चल जाएंगी? घड़ी पीछे हो जाएंगी, राइट। तो मान लो जहां बजना था 9 तो वहां 8:45 ही बताएंगी घड़ी वो, ठीक है। और अगर इसका उल्टा केस हुआ, अब ये टेम्परेचर बढ़ने पे लेंथ बढ़ गया था, तो टेम्परेचर कम होने पे क्या होगा? लेंथ कम हो जाएगा। और लेंथ अगर कम हो गया तो टाइम पीरियड, अगर टाइम पीरियड कम हो गया मतलब घड़ी फास्ट हो जाएंगी, स्पीड बढ़ जाएंगी। मतलब जहां 9 बज रहे हैं वहां आपको क्या बताएंगी? 9:15 बताएंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है? तो इसमें जब भी आप टाइम का डिफरेंस निकालेंगे तो ट्रू टाइम के साथ डिफरेंस निकालना है। अब ट्रू टाइम के साथ डिफरेंस देखो कैसे। अगर मैं बोलूं कि एक टाइम है जहां पर ये वाला है,
तो मैं बोल रहा हूं 15 मिनट स्लो हो गई घड़ी, और यहां पे मैं बोल रहा हूं 15 मिनट फास्ट हो गई। अब इसको कैसे बोला जाता है, देखो इसको बोलते हैं टाइम गेन या टाइम लॉस। तो टाइम लॉस किस में आएगा और गेन किस में आएगा? तो जब पीछे चले गई घड़ी तो टाइम लॉस हुआ, आगे चले गई तो टाइम गेन हो गया। तो इसमें बताऊंगा मैं कि इसमें टाइम लॉस हुआ और इसमें टाइम गेन हुआ। अब इसको लिखेंगे कैसा? तो इसको लिखेंगे T0 माइनस T1। T0 मतलब हम बोलेंगे ट्रू टेम्परेचर, और यहां पे क्या लिखेंगे? T0 माइनस ये आएगा, सॉरी टाइम। तो यहां पे चेंज इन टाइम इतना आने वाला है, और अब हमको बनाना है यहां से चेंज इन टाइम की इक्वेशन। तो चेंज इन टाइम की इक्वेशन देखो कैसे बनेंगी? डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू, यूनिट्स एंड डायमेंशन लगाओ फिर से। तो रूट मतलब 1/2 डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा जी बाई जी भी आएगा, लेकिन जी में कोई चेंज, तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। तो अब हमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो हम इससे ये निकालेंगे कि घड़ी कितना पीछे हुई, तो एक दिन में कितना पीछे होंगी, एक हफ्ते में कितना पीछे होंगी, एक साल में कितना पीछे हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इसमें एक दिन, एक हफ्ता या घंटे के हिसाब से पूछता है इसमें, तो वो हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए यहां पे रुकते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद।